नमस्कार सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, फोनेटिक्स, साउंड्स एंड इंग्लिश में जितने साउंड्स होते हैं, साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। हमें ये टॉपिक जो है ना, ये दोनों में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट जिन लोगों ने लिया है उनके सिलेबस में भी है और सेकंड लैंग्वेज वालों के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो फोनेटिक्स में अब जो पुराना सिलेबस था पिछली बार वाला, और इस बार जो इन्होंने सिलेबस को रिवाइज करके डाला है, कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये किए हैं कि वो जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे सवाल पहले आया करता था, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक पूरा वर्ड आपको दे देते हैं, 4 ऑप्शंस दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से इस वर्ड का सही करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है। पूरा का पूरा वर्ड उसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना होता है, फोनेटिक सिंबल्स की मदद से उसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन बताना होता था। तो वो अब जो है ना, अब ट्रांसक्रिप्शन वाले सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब जो सवाल होंगे थोड़े से सरल होंगे, आसान होंगे। अब क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपसे सिर्फ साउंड के ऊपर या कोई ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन उसके लिए भी देखो, आपको इसकी स्टडी तो अच्छे से करके जानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं, है ना। उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फोनेटिक सिंबल्स कौन कौन से हैं, तो वो सारे फोनेटिक सिंबल्स और साउंड्स जो हैं वो हमें याद हैं और थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस कर रखी है वर्ड्स की। तो जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे इसमें हमें पता है 44 साउंड्स हैं, देयर आर 44 साउंड्स। एक एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक फोनेटिक सिंबल है ना। साउंड्स 2 टाइप के हैं, वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। 44 साउंड्स है। दो टाइप के हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं स्वर और व्यंजन भी। जब आप बोलते हो, उच्चारण करते हो, है ना, किसी भी शब्द का, तो उसमें जो ध्वनि होती है 2 तरह की होती है, स्वर की और व्यंजन की। जैसे अ आ उ ई ये स्वर हैं, ये वोवल साउंड्स हैं। क प म न ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल साउंड्स होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24। तो 20 और 24 को ऐड करके 44 साउंड्स जो हैं इंग्लिश में होते हैं, जिनको हम स्पीच साउंड्स कहते हैं। ठीक है, आगे फिर ये जो वोवल साउंड्स हैं ये 2 टाइप के हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स जो हैं वो होते हैं 12 और डिफ्थोंग्स होते हैं 8। 12 मोनोफ्थोंग्स हैं, 8 डिफ्थोंग्स हैं। मोनोफ्थोंग क्या होता है? मोनोफ्थोंग जो है ना, हिंदी में कहते हैं जिसको शुद्ध स्वर, इंग्लिश में कहते हैं प्योर वोवल्स। एक ऐसा वोवल साउंड जिसमें सिर्फ एक ही स्वर आपको सुनाई दे, जैसे अ, ई, उ, है ना, ए। ये जो साउंड्स हैं जिनमें एक शुद्ध स्वर होता है, इन्हें मोनोफ्थोंग्स कहते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे 12 मोनोफ्थोंग्स हैं, 12। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? डिफ्थोंग्स का मतलब वोवल ग्लाइड्स, इस तरह के साउंड्स, ई अ, ए अ उ, ऐसे जो साउंड्स होते हैं ना, जिसको सुनकर लगता है कि इसमें 2 वोवल साउंड्स एक साथ हैं, उनको डिफ्थोंग्स कहा जाता है। तो डिफ्थोंग्स का मतलब एक ऐसा साउंड जिसमें वोवल ग्लाइड करता है, ठीक है, उसे डिफ्थोंग कहते हैं। और एक शुद्ध स्वर है, प्योर वोवल है, तो उसको आप मोनोफ्थोंग कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं, मोनोफ्थोंग्स भी 2 टाइप के होते हैं। मोनोफ्थोंग्स भी 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स। शॉर्ट वोवल्स एंड लॉन्ग वोवल्स। शॉर्ट वोवल का मतलब जो है छोटा स्वर, जैसे ई का साउंड है, ई शॉर्ट वोवल है। लेकिन जो लंबे स्वर होते हैं, ई, ये लॉन्ग वोवल्स हैं। अ शॉर्ट वोवल है, लेकिन अगर आप कहते हो आ, तो वो लॉन्ग वोवल होता है। ठीक है ना। तो शॉर्ट वोवल्स जो हैं वो 7 होते हैं और लॉन्ग वोवल्स की संख्या होती है 5। 7 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं। इसी तरह से जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, आगे मैं किसी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कि जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें भी हम टाइप्स में बांटते हैं। जैसे उनमें से कुछ साउंड्स हैं जिन्हें प्लोजिव्स कहा जाता है, कुछ साउंड्स हैं जिनको फ्रिकेटिव्स कहते हैं, कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो नेजल साउंड्स कहलाते हैं।
ठीक है, एफ्रिकेट्स होते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट्स को भी आगे आप टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के एक तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना साउंड्स का, इस पे सवाल आ सकता है। आप पुराने पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ये पूछा गया था एक बार कि भाई फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं। फ्रिकेटिव्स जो हैं, जो 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, उन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में से 9 कॉन्सोनेंट साउंड्स ऐसे हैं, 9, जिन्हें फ्रिकेटिव्स कहा जाता है। तो देयर आर 9 फ्रिकेटिव्स। ये उसका आंसर था। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लेते हैं सीधा हम। क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे उसका हमें एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, वर्ड दे रखा है, आपको साउंड को आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द साउंड। वर्ड है मैजिक। अब पूरा वर्ड जो है ना मैजिक, जैसे पहले क्या होता था, पहले जो मतलब वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक जब आपके सिलेबस में था तो उसमें मैजिक वर्ड पूरा आपको दे देते, 4 ऑप्शन दे देते और आपको पूरा मैजिक वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन बताना पड़ता है ना। तो मैजिक को तो कुछ इस तरह से ट्रांसक्राइब करेंगे, ऐसे मैजिक, है ना। ये मैजिक वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। तो हमें पूरा उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं बताना है। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा मैजिक की स्पेलिंग में ए को अंडरलाइन कर रखा है ना, ए को अंडरलाइन कर रखा है। तो इसका मतलब कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इस वर्ड का जो अंडरलाइन पार्ट है, ये साउंड कौन सा है, इसके लिए इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो यूज होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये ए है, ये ई है ना, ये होता है ए ई, डिफ्थोंग हो जाता है ए प्लस ई। और ये जो है ना ये है ए, मैजिक। देखो मैंने मैजिक वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है मैजिक। तो मैजिक में ये ए के लिए जो फोनेटिक सिंबल यूज हुआ है वो ये वाला है। ये एक मोनोफ्थोंग है, शॉर्ट वॉवल साउंड है। जो आपके 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं ये उनमें से एक है। जो आपके 7 शॉर्ट वॉवल्स हैं ये उनमें से एक है ना। तो ये साउंड कौन सा है, इट्स अ शॉर्ट वॉवल। ये एक शॉर्ट वॉवल है, मैजिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मैजिक में जो अंडरलाइन पार्ट है वर्ड का, उसके लिए जो सिंबल है वो ये है, मैजिक। ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ी वर्ड्स की प्रैक्टिस जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। आपने बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के जो हैं वो पढ़ रखे हैं, उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने देख रखा है। किसी फॉर्मूले पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको उस चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए तो बस इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने की ज़रूरत है। डिक्शनरी में जो वर्ड्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे रखे होते हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है। उसको देख करके उसको मुंह से बोलने की कोशिश करिए, है ना। तो अपने आप जो है आपको वो साउंड्स खुद ब खुद याद होने लगेंगे। ठीक है, तो मैजिक में ये वाला फोनेटिक सिंबल है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। वर्ड दे रखा है ट्रेस, TRACE, ट्रेस। ट्रेस। अब क्या होता है ना, हिंदी और इंग्लिश में साउंड्स में थोड़ा सा अंतर होता है। हिंदी हम पहले सीख लेते हैं, हिंदी हमारी जो है मदर टंग है ना। हिंदी में साउंड्स को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। गलत भी बोलते हैं ना तो हम सोच लेते हैं कि भाई ये तो हमारी मदर टंग है, ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत गलत। लेकिन जब हम उसको इंग्लिश से कंपेयर करते हैं तो बहुत से ऐसे साउंड्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में मिलते जुलते होते होंगे लेकिन दोनों में अंतर होता है ना। जैसे हिंदी में ये है ए, ये ए। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी के जिनमें ए की मात्रा लगाते हैं और हम पढ़ते हैं ए। अब आपको पता हो तो एग्जैक्टली यही साउंड, ये का ये साउंड, ऐसा का ऐसा साउंड इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में जो साउंड है ना इसके जैसा, वो इससे जरा सा डिफरेंट है। मतलब जहां आप ए बोलते हो ना वहां इंग्लिश में उसकी जगह ये होता है ए प्लस ई, डिफ्थोंग। हिंदी में है ए, इंग्लिश में है ए प्लस ई, ए। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है ए ई, ऐसे नहीं, ए पूरा सुनाई देना चाहिए और फिर हल्का सा ई का साउंड जो है ट्रांजिशन सुनाई देना चाहिए, ए, है ना। तो जिन जिन वर्ड्स में, अंग्रेजी के जिन जिन शब्दों में आप ए बोलने की कोशिश करते हो वहां दरअसल ये बोलना होता है ए, है ना। अब जैसे ये वर्ड है TRACE, तो कोई इंडियन स्पीकर अगर इस वर्ड को पढ़ेगा, इंडियन स्पीकर अगर ट्रेस शब्द का उच्चारण करेगा तो पढ़ेगा ट्रेस। क्या पढ़ेगा वो, ट्रेस, ऐसे। जबकि ये ट्रेस नहीं है, ये है ट्रेस। क्या है, ट्रेस,
ऐसे, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, ट्रेस, ये नहीं है, ये ट्रेस, ए डिफ्थोंग। ये ए प्लस ई के लिए जो फोनेटिक सिंबल है वो ये वाला है, ए ई, ट्रेस। ठीक है, तो अब देख लो चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ट्रेस, इट्स नॉट ट्रेस, इट्स ट्रेस। ठीक है, ट्रेस को ऐसे ट्रांसक्राइब किया जाता है और इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वर्ड का, उसके लिए जो फोनेटिक सिंबल है वो ये है, डिफ्थोंग, ए प्लस ई, ए। ये जो सेकंड वाला सिंबल दे रखा है ना, ये अलग है, ये होता है आ प्लस ई, आई। जैसा ना नाइट, NIGHT, नाइट, नाइट में जो साउंड है आ और ई वाला, उसके लिए ये सिंबल है। ट्रेस में, फेस में एक और वर्ड है देखो, फेस, FACE, फेस। तो फेस और ट्रेस में आप देखोगे वही वोवल साउंड है, फेस, है ना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब तक इतने दिनों में जिन लोगों ने इसको फोनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, ठीक है, उनको तो कम दिक्कत रहेगी। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, इसको बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल इसको जो है वो मतलब अवॉइड करते रहे इसको पढ़ना, ठीक है, तो फिर देखो, ये मैंने पहले भी बताया था, जो स्टूडेंट्स जो है हमसे पहले से जुड़े हैं उनको हम बताते रहे हैं कि आप जो है इसको समय दीजिए। ये एक साथ 5-6 दिन में होने वाला टॉपिक नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा वक्त डेली देना है ना। और इतना अच्छा खासा टाइम हमको एग्जाम की तैयारी के लिए मिला था, तो जिन लोगों ने सीरियसली जो है इंटरेस्ट लेकर के और फोनेटिक्स को पढ़ा होगा, उनको दिक्कत अब कम आएगी, उनको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से होता है ये, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयल, वर्ड है TOIL, टॉयल, 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 ऑयल, OIL, ऑयल, COIL, कॉयल, SOIL, सॉइल। इसमें जो साउंड है ना, वो ये OI को अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा है कि ये OI की जगह मतलब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसके लिए इनमें से कौन सा सिंबल यूज होगा। तो टॉयल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए, ये होता है टॉयल। आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछ रहा वो सिर्फ आपको फोनेटिक सिंबल पूछ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन सिलेबस में हटा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो केवल सवाल जो है वो फोनेटिक सिंबल पे पूछा जाएगा, टॉयल, है ना। तो ये वाला जो फोनेटिक सिंबल है, कौन सा, ये वाला, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका साउंड क्या है, ये है, ये ओ प्लस ई, ओई, ओ का साउंड और उसके बाद ई का साउंड, ओई, है ना। जैसे ये वर्ड है OIL, ऑयल, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑयल। तो ऑयल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है ऑयल, BOIL, बॉयल, बॉयल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है बॉयल, SOIL, सॉइल, सॉइल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है सॉइल, ठीक है ना। इसी तरह से BOY, बॉय, बॉय का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है बॉय। ओ और ई, ओई, कॉइन, COIN, कॉइन, कॉइन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है। तो इन वर्ड्स को देखो, टॉयल भी ऐसा ही वर्ड है, टॉयल में भी यही वाला साउंड है, टॉयल, जो ऑयल में होता है, TOIL, टॉयल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, डिफ्थोंग है ये, इट्स अ डिफ्थोंग, टॉयल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोट, BOAT, बोट, वर्ड दे रखा है, ओ और ए को अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा है कि ये जो ओ की ध्वनि है इसको इनमें से किस सिंबल से दिखाओगे, ठीक है। कौन सा सिंबल जो है ये बोट में जो ओ का साउंड है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बोट। अब देखो, हिंदी में होता है ओ, ये ओ की मात्रा हिंदी में लगाते हैं, ओ एक हिंदी का स्वर है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली यही साउंड तो इंग्लिश में है ही नहीं। ये जो है ना ओ, जैसे अपन हिंदी में बोल देते हैं ओ, तो ये का ये साउंड ओ इंग्लिश में नहीं है।
इंग्लिश में जो है ना इससे मिलता जुलता साउंड है और ये है वो अ प्लस उ, औ, है ना, ओ औ, दोनों में कितना अंतर है देखो, ओ औ। तो जो इंडियन स्पीकर है वो क्या करता है, इंग्लिश के वर्ड में जहां ये वाला साउंड आता ना, ये वाला, तो उसकी जगह वो ये बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है NO, ओ, तो ज्यादातर इंडियन स्पीकर्स पढ़ते हैं नो। हिंदी में जैसा ओ होता है ना, वैसा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं नो। नो नहीं है, यह है नो। क्या है, नो। मतलब जहां आपको लगता है कि ये वाली ध्वनि है, वहां दरअसल उसकी जगह ये वाली होती है। ठीक है, नो। तो इसके लिए जो फोनेटिक सिंबल है ना औ के लिए, वो ये है देखो, ये वाला अ उ, औ, है ना। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जहां आपको लगता है कि ओ बोलना चाहिए, जैसे NO नो है, जैसे SO सो है ना, जैसे GO गो है, जैसे GOLD है गोल्ड, है ना, SOLD सोल्ड, BOAT बोट। तो इन सारे वर्ड्स में यही वाला फोनेटिक सिंबल है गोल्ड। गोल्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है गोल्ड, गोल्ड नहीं होता ये, इट्स नॉट गोल्ड जैसा हिंदी में हम आमतौर पे लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में तो कोई तरीका नहीं है ना हमारे पास, और हिंदी में ऐसे लिख देते हैं गोल्ड, बट एक्चुअली ये गोल्ड नहीं है, ये है गोल्ड, ओ की जगह अ उ, गोल्ड। ठीक है, SOLD सोल्ड, BOAT बोट, बोट, है ना। तो BOAT बोट। अब देख लो इन चार ऑप्शंस में से ये ऑप्शन ए है, ये इसका आंसर है बोट। फरहा बानो, नो में भी यही होता है, नो, KNOW, नो। ए और बी में क्या डिफरेंस है, देखो ये जो है ना ऑप्शन बी, ये अलग है उससे, दोनों में आपको देखो दोनों का फॉर्मेशन अलग है। ये होता है आ प्लस उ, आ उ, जैसे OUT आउट, वर्ड है OUT आउट, तो आउट में आ और फिर उ, आउट। तो ये आउट वाला सिंबल है, जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये आउट वाला फोनेटिक सिंबल है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोट वाला सिंबल है। तो बोट में ऑप्शन ए में जो फोनेटिक सिंबल दे रखा है ये आएगा बोट। ठीक है ना। तो इसमें बस वही है, अंदाजे नहीं चलते, अंदाजा लगा करके गैस वर्क करके आंसर देना वो आप तब कर सकते हो जब पहले आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, प्रैक्टिस कर रखी हो। बिल्कुल पढ़ाई नहीं था टॉपिक, तो कुछ आइडिया ही नहीं है और सिर्फ गैस कर रहे हैं, तो आपका गैस गलत जा सकता है। ठीक है, पढ़िए इसको अच्छे से, वर्ड्स को देखिए, रूल्स में रूल्स की अपेक्षा मत कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, डिक्शनरी में वर्ड्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को देखते रहिए। आपको बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शंस याद करने होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन भले ही एग्जाम में ना पूछे आपसे, लेकिन वो साउंड पे जो सवाल बनेगा वो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे अगर आपने वर्ड्स के बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शंस देखे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं यंग। यंग, है ना, यंग में देखो अंडरलाइन किसको किया उसने, वाई को, यानी वर्ड का जो पहला ही लेटर है उसको अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा है कि यंग में जो ये य की ध्वनि है, इसके लिए इनमें से कौन सा सिंबल यूज होगा, है ना। तो यंग वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको लिख के बताता हूं। यंग, आपको पता है य के लिए ये एक अप्रोक्सीमेट साउंड है, जे, स्मॉल जे लिखते हो ना, जैसे स्मॉल जे उसके ऊपर डॉट, स्मॉल जे उसके ऊपर डॉट, तो ये जे के जैसा दिखने वाला जो सिंबल है ये य के लिए होता है। किसके लिए, य से यज्ञ वाला य। तो यंग में पहला साउंड य का है, फिर अ, ये जो फोनेटिक सिंबल है ना ये अ के लिए है, वॉवल साउंड अ, और उसके बाद में NG के लिए ये एक फोनेटिक सिंबल है, नेजल साउंड है ये, यंग। ये वाला जो फोनेटिक सिंबल है ये आप तब यूज करते हैं आमतौर पर जब स्पेलिंग NG से एंड होती है, न ग, आधा न और ग, है ना। तो यंग में जो फर्स्ट साउंड है, सवाल आपसे सिर्फ फर्स्ट साउंड पे भी पूछा गया है, इसलिए ज्यादा इसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है आपको। यंग,
ठीक है, यंग। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइन। स्पाइन में SPINE, स्पाइन में आई को अंडरलाइन किया गया। देखो आई को अंडरलाइन करके पूछ रहा है कि शब्द के इस हिस्से को कैसे बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। स्पाइन, तो आप पढ़ के देखिए, स्पाइन में आ और ई है ना, ये एक डिफ्थोंग हो जाएगा, आ और ई, ग्लाइड है, वोवल ग्लाइड। तो स्पाइन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो ये है। स्पाइन वर्ड को अगर फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करोगे, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है स्पाइन। इसमें ये वाला जो फोनेटिक सिंबल है, कौन सा, ये वाला, ये होता है आ प्लस ई, आ ई, आई, स्पाइन। ये वही साउंड है जो NINE 9 में होता है। किसमें, जो FINE फाइन में होता है, 9 फाइन। 9 का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, देखो 9। फाइन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए ये है फाइन, है ना। तो वही स्पाइन में भी है, स्पाइन। ऑप्शन ए स्पाइन। स्पाइन वाला जो साउंड है ऑप्शन ए में जो दिखा रखा है वो है स्पाइन। ठीक है, ऑप्शन डी में जो दे रखा है वो आ ई नहीं है, वो ए ई है। ऑप्शन डी वाला जो ये फोनेटिक सिंबल है, चौथा जो ऑप्शन दे रखा है, ये आपका होता है ए प्लस ई, ए। ठीक है, जो कि अभी उसमें आया था ट्रेस में, TRACE, ट्रेस, FACE, फेस। ठीक है, थ्योरी से क्वेश्चन भी बन सकता है। आप पूछ रहे हैं अभी कि थ्योरी से, थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, आगे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, किस रेंज के हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद, वर्ड है OBLONG, ऑब्लोंग। ऑब्लोंग में NG को अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्लोंग में ये जो लास्ट वाला पार्ट है वर्ड का, इसको, इसके लिए कौन सा फोनेटिक सिंबल है। तो ऑब्लोंग को पढ़ोगे कैसे, OBLONG को आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। आपको उसे प्रोनाउंस करना आता है, दैट मीन्स आप उसका साउंड भी बता सकते हैं। ठीक है, ऑब्लोंग एक शेप होता है बेसिकली, जैसे रेक्टेंगल होता है वैसे 4 साइड्स का एक शेप होता है। ठीक है, एक आकृति होती है, उसको ऑब्लोंग कहते हैं। ऑब्लोंग को अगर मैं फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करूं तो ऑब्लोंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है ऑब्लोंग, है ना, ऑब्लोंग, है ना। तो NG, ज्यादातर स्पेलिंग अगर NG से एंड होती है तो वो न और ग के साउंड के लिए जो फोनेटिक सिंबल बना है ना, वो ये वाला है, ये नेजल साउंड है। ये ऑप्शन सी में दे रखा है। ये ऑप्शन बी गलत है, N और G ऐसे अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन ए तो सिर्फ न का साउंड है, N और G को जोड़ के जो साउंड बनता है न ग वाला, उसके लिए फोनेटिक सिंबल ये है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इसका सही उत्तर है सी। तो आप देख लीजिए, ऐसे जितने भी वर्ड्स है ना, स्ट्रॉन्ग, ऑब्लोंग, रॉन्ग, ठीक है, किंग, सिंग, इन सब में यही वाला आपको फोनेटिक सिंबल इनके ट्रांसक्रिप्शन में मिलेगा। इट्स अ नेजल साउंड बेसिकली। संदीप भाटिया, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों के लिए है। फर्स्ट लैंग्वेज वालों के सिलेबस में भी है ये साउंड्स और सिंबल्स, सेकंड लैंग्वेज वालों के सिलेबस में भी है। तो अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो ये उसके भी काम आएगा। ये टॉपिक दोनों के लिए है। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी, अब जैसे इसमें लैंग्वेज कोई भी हो, उसमें भी 2 लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। तो अगर आपका फर्स्ट लेवल है तो फर्स्ट लेवल वाले पेपर में हो सकता है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो, आसान सवाल पूछें। और सेकंड लेवल वालों के लिए क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से हायर डिफिकल्टी लेवल के होंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं, एंटर।
एंटर। हाँ, एंटर को कैसे पढ़ते हैं? एंटर मतलब प्रवेश करना, एंटर। तो एंटर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, एंटर, आर साइलेंट, एंटर। तो इसने एंटर में ई को ही अंडरलाइन करके पूछा आपसे कि एंटर में जो पहला साउंड है वोवल का, एंटर, इसको कौन से सिंबल से दिखाया जाए, है ना? तो उसके लिए अगर आपको पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे पढ़कर कभी कभी, है ना, अगर आपने, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है ना तो आप कुछ हद तक जो है गेस वर्क कर सकते हो। गेस वर्क मीन्स जिसको हम आम भाषा में कहते हैं तुक्का लगाना, ठीक है, वो कर सकते हो, अच्छा गेस वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर पहले आपने टॉपिक को ठीक से प्रिपेयर किया है तो, ऐसे सारे वर्ड्स तो आप देख के जा नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सवाल में जो वर्ड आया उसका ट्रांसक्रिप्शन आप देख के गए थे, आपको याद है, बट यू कैन मेक, मतलब आप एक, यू कैन मेक अ गुड गेस अगर आपने पढ़ रखा है तो, है ना? तो एंटर में पहला साउंड ए का है, शॉर्ट वोवल साउंड है जो ऑप्शन ए में दे रखा है, एंटर, एंटर, प्रवेश करना, एंटर। ठीक है, एंटर। आर साइलेंट है, आर को तब पढ़ते हैं जब बाद में वोवल साउंड होता है ना? ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, उसमें आर को तभी प्रोनाउंस करते हैं जब बाद में कोई स्वर बोला जाए। अगर आर के बाद कोई वोवल साउंड नहीं पढ़ा जा रहा तो आर अपने आप ही साइलेंट वहां हो जाता है। तो एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में, अगला सवाल, कलिजन। कलिजन, कलिजन में अंडरलाइन किया, देखो इसको, एस को। कलिजन का मतलब होता है टक्कर, भिड़ंत जिसको हिंदी में कहते हैं। एक एक्सीडेंट जिसमें दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, टक्कर होती है ना दो व्हीकल्स की, तो उसको कलिजन कहते हैं। वर्ब है कोलाइड, नाउन है कलिजन। तो कलिजन वर्ड को पहले तो पूरा पढ़ना आना चाहिए ठीक से। कलिजन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, देखो, collision, this is how the word collision is pronounced, collision। collision नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं collision, ठीक है ना? तो collision में ये जो साउंड है ना, ये जो इस तरह से ये Z के जैसा सिंबल है, ये साउंड है ना बड़ा डिफरेंट है। मतलब ऐसा साउंड हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मतलब हमारे इधर की जो भाषाएं हैं उनमें ये साउंड नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट साउंड। ये यूरोपियन लैंग्वेजेस में होता है साउंड, इंग्लिश में है ये साउंड, ये डिफरेंट साउंड है। ये ज नहीं है, ये ज भी नहीं है, ये है य, है ना? जैसे विजन में होता है, VISION, कैसे प्रोनाउंस करते हो उसको? विजन। हाँ, प्लेजर, PLEASURE, कैसे पढ़ते हो उसको? प्लेजर, ट्रेजर। उसी तरह से कलिजन। तो कलिजन में, अब इसके लिए मेरे पास कोई हिंदी का अक्षर नहीं है जो मैं यहां लिखूं इसके लिए, बस इसको ऐसे सुन के इमिटेट कर सकते हो, कलिजन। तो कलिजन में ये वाला सिंबल इसकी जगह पे आएगा, कलिजन। और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये साउंड होता है, तो आप ये कर सकते हो कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं तो आप उन वर्ड्स को याद रख सकते हो। उनमें से जो ज़्यादा कॉमन यूज़ के वर्ड्स हैं आप उन्हें याद रख सकते हो, है ना? जैसे ये वाले वर्ड्स, विजन, VISION, इसमें भी यहाँ यही साउंड है, विजन। प्लेजर, प्लेजर में भी यही वाला साउंड है। मेजर, मेजर में भी यही साउंड है। ट्रेजर, खजाना, ट्रेजर, ट्रेजर में भी यहाँ यही वाला य है, ठीक है। कैजुअल, CASUAL, कैजुअल में भी यही साउंड है। यूजुअल, एग्जैक्टली यही सेम साउंड है, यूजुअल, ठीक है ना। ओकेजन, OCCASION, मौका, अवसर, ओकेजन में भी यही साउंड है, ओकेजन। हाँ शर्मिला जी, डिवीजन में भी यही साउंड है, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। तो इन वर्ड्स में जहां मैंने अंडरलाइन किया है ना, वहां दरअसल ये ध्वनि है। कृष्णा जी, रीजन नहीं, रीजन में ज आता है, ज, वो ज, जल वाला ज। हाँ, रिविजन में बिल्कुल यही साउंड है, रिविजन, SION, रिविजन, है ना। मतलब बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें स्पेलिंग जो है ना SION से एंड होती है, ये साउंड होता ना, तो हमेशा तो नहीं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में स्पेलिंग SION से एंड होती है।
तो कलिजन में भी यही साउंड है। कलिजन मीन्स टक्कर, भिड़ंत, कलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। बस ये याद रखने की बातें हैं, पढ़ना है, याद रखना है, इंटरेस्ट लेना है इसमें। मतलब ये तीन है, देखो ये है ना, ये कंफ्यूज करते हैं बहुत से लोगों को, तो मैं बता देता हूं। एक तो ये होता है, ये होता है ज, हाँ ज। ये ज जो है ये एफ्रिकेट है इंग्लिश में। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 24, उनमें से 2 कॉन्सोनेंट्स को एफ्रिकेट्स कहा जाता है, जिसमें एक होता है ज, ज से जल, और एक होता है च, च से चम्मच। तो ये जो फोनेटिक सिंबल मैंने लिखा है ये ज, ज हिंदी में आता है किसमें? जल में, जगत में। जो ज आता है ना, ये वो वाला ज है, ये ज, ठीक है। फिर ये है, ऐसे जेड लिखते हो यूं करके, ऐसे स्मॉल जेड, ये होता है ज, ज, हाँ, जो जीरो में आता है, ZERO, जीरो, ठीक है। जमीन में जो आता है, जमीन, जमीन। इजाजत में जो आता है, ज। जहाज में आता है, जहाज में दोनों आते हैं, ज, ये पहला वाला साउंड है ज का, और ये लास्ट वाला जो साउंड है ये है ज, जहाज। जमीन, इजाजत, जहाज, वो ये ज है, जेब्रा वाला, जीरो वाला, ठीक है। और ये वाला जो है ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ, य। इसके लिए मैंने आपको अभी वर्ड्स लिखवाए, प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, ठीक है। ये तो तीन मिलते जुलते लेकिन डिफरेंट साउंड्स हैं, एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो स्पेलिंग है ना इंग्लिश की, जनरली, रूल मत बनाओ, लेकिन जनरली स्पेलिंग अगर Z से एंड हो रही है, ZE से एंड हो रही है, SE से एंड हो रही है, तो जनरली ज ये वाला होता है। कौन सा वाला? ये Z वाला सिंबल, ठीक है ना। स्पेलिंग अगर CE से एंड हो रही है, केवल S से एंड हो रही है, CE से या S से, तो फिर वो स होता है, S वाला स। स्पेलिंग अगर GE से एंड हो रही है, GE से, ठीक है, तो फिर ये होता है ज, या जहां J आता है स्पेलिंग में वहां भी यही होता है ज। दिस इज व्हाट जनरली हैपन्स, जनरली ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो इसके बाद। वेकेशन वर्ड है, वकेशन या वेकेशन। वेकेशन में अंडरलाइन किस पार्ट को किया आपको दिख रहा है, वो आपसे पूछ रहा है वेकेशन में वर्ड का जो ये हिस्सा है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, वेकेशन या वकेशन। वेकेशन शब्द को 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वेकेशन, वेकेशन, वेकेशन। इसको वकेशन भी पढ़ सकते हो, वकेशन, वेकेशन या वकेशन, है ना। तो ये वाला जो साउंड है, ये मैंने बताया था A + E, ए, हिंदी में होता है ए, इंग्लिश में एग्जैक्टली ए नहीं होता, इंग्लिश में ये होता है AE, ए, है ना। तो वेकेशन या वकेशन में आप देख लीजिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने है। अब तो कौन सा वाला फोनेटिक सिंबल यूज हुआ है, सी के बाद में जो साउंड है उसके लिए ये ए, डिफ्थोंग, ऑप्शन ए, वकेशन। ए इसका आंसर होगा। ये वाला जो है ना, ये वाला सिंबल जो सी, ऑप्शन सी में दे रखा है, ये अलग है, ये मोनोफ्थोंग है, शॉर्ट वॉवल है। इसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे BAT बैट, MAT मैट, FAT फैट, CAP कैप, ठीक है ना। इसमें फिर ये वाला साउंड आता है, MAN मैन में फिर ये वाला सिंबल होता है।
तो ये है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है अगर इसमें इंटरेस्ट है आपका तो। बाकी ये है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी का, इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी रुचि ही नहीं है, आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ मज़ा नहीं आता उसको पढ़ के, तो मुश्किल काम हो जाता है फिर। तो आपको उसमें इंटरेस्ट तो डेवलप करना चाहिए ना उसको, कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वर्ड को पढ़ने का नया तरीका जो है, मतलब सही तरीका वो पता चल रहा है। तो बगैर इंटरेस्ट के फिर काम जो है मुश्किल हो जाता है अपने आप ही। तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट डेवलप करके और फिर इसको करते हैं तो ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं, जल्दी होता है। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, मो, MORE, मो। मो, अब मोर की स्पेलिंग में 4 लेटर्स हैं, हाँ MORE, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं ना तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, मो, मो। क्योंकि देखो इसमें स्पेलिंग में आर है, लेकिन आर के बाद में जो ई है वो साइलेंट है ना। ई एक वोवल लेटर है। अब देखो वोवल लेटर एक अलग चीज होती है, वोवल साउंड एक अलग चीज होती है। हमें वोवल लेटर से लेना देना नहीं, हमें वोवल साउंड से मतलब है। आर को तभी प्रोनाउंस करते हैं, आर को तभी पढ़ते हैं जब उसके बाद में कोई वोवल साउंड बोला जा रहा हो, है ना। अब इसमें मोर में आर की बाद में जो ई है ये तो साइलेंट है, तो फिर इसको आर को भी साइलेंट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे मो, ठीक है, मो। अमेरिकन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मोर। हाँ, ब्रिटिश लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, मो। तो मो में ऑप्शन ए, ये वाला साउंड, ये साउंड कौन सा है, ये लॉन्ग वोवल साउंड है, इट्स अ लॉन्ग वोवल साउंड, ये लॉन्ग वोवल है और ये ध्वनि है ओ, लॉन्ग वोवल है, इसको खींचना है, शॉर्ट नहीं है ये। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। फेज, वर्ड दे रखा है फेज। फेज में एस ई को अंडरलाइन कर रखा है, फेज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेलिंग एस ई से एंड होती है ना ज्यादातर, एस ई से, तो ज आमतौर पे वहां बोला जाता है, ज ये। तो फेज वर्ड को अगर पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब करें तो ये फेज का उच्चारण है, फेज, PHASE, फेज, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाले पार्ट को उसने अंडरलाइन किया है, तो उसके लिए फोनेटिक सिंबल ये है जो ऑप्शन ए में दे रखा है, फेज, फेज, फेज। बाकी ऑप्शन बी में जो दे रखा है वो है स, ऑप्शन सी में जो दे रखा है वो है ज, ऑप्शन डी वो य वाला साउंड है, प्लेजर वाला, विजन वाला, डिफरेंट साउंड है बिल्कुल ही। तो ए हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल, ट्रेस, TRACE, ट्रेस। ट्रेस में जो है ना वो CE को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जा रहा है कि ये CE, ये वाला जो साउंड है, इसके लिए इनमें से कौन सा सिंबल है। तभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जनरली स्पेलिंग CE से एंड होती है और उसको स पढ़ते हो अगर, तो वो स कौन सा वाला स होता है, ये वाला। ट्रेस का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, ट्रेस, ट्रेस, स, स। ऑप्शन ए में जो दे रखा है वो ट्रेस, ट्रेस, ट्रेस करना, TRACE, ट्रेस। है ना। अब इस तरह के जितने वर्ड्स हैं, RACE, रेस, ठीक है, तो रेस में भी ये रेस, CE से स्पेलिंग एंड हो रही है, रेस। स्पेस, SPACE, स्पेस, तो स्पेस में भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका ये है, स्पेस।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला सवाल। अब ये आ गया क्वेश्चन, वो अभी तक तो वर्ड्स पे सवाल पूछे जा रहे थे, अब ये आ गया थोड़ा सा वो थ्योरी वाला सवाल जो आप पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। क्या पूछ रहा है, पढ़ो इस सवाल को। देयर आर ब्लैंक स्पेस लॉन्ग वोवल्स। लॉन्ग वोवल्स कितने होते हैं? सीधा सीधा सवाल उसने पूछ लिया आपसे कि इंग्लिश में जो साउंड्स हैं उनमें से कितने साउंड्स जो हैं वो लॉन्ग वोवल्स हैं, लॉन्ग वोवल्स की संख्या कितनी है। वोवल्स जो हैं दो तरह के होते हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, मोनोफ्थोंग्स दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग वोवल्स होते हैं 5 और शॉर्ट वोवल्स होते हैं 7। लॉन्ग वोवल्स कितने होते हैं? 5, और शॉर्ट वोवल्स की संख्या कितनी है? 7। तो ये 7 शॉर्ट वोवल्स और 5 लॉन्ग वोवल्स मिला करके बनते हैं इंग्लिश के 12 मोनोफ्थोंग्स। क्या बनते हैं? 12 मोनोफ्थोंग्स। तो मोनोफ्थोंग्स कितने हैं? 12। अब ये लॉन्ग वोवल्स कौन कौन से हैं? 5 लॉन्ग वोवल्स तो हैं, लेकिन उनके वो सिंबल्स भी याद होने चाहिए। ये भी पूछ सकता है ना कि इनमें से लॉन्ग वोवल कौन सा है। 4 सिंबल बना के दे देगा, 4 ऑप्शन बना के, और पूछेगा कि इनमें से बताओ लॉन्ग वोवल कौन सा है। तो लॉन्ग वोवल्स ये हैं, देखो 5। एक तो ये है, ये आई, स्मॉल आई के ऊपर डॉट, इस तरह से ये होता है ई, लंबा स्वर, बड़ी ई, ठीक है। एक ये होता है ए, लिखते हो ना जिस तरह से स्मॉल ए टाइप का सिंबल, ये होता है आ, लॉन्ग वोवल है ये भी, ठीक है। एक आप इस तरह से स्मॉल यू बना के ऐसे लिखते हो, ये होता है ऊ। एक ये होता है अ, जो BIRD बर्ड में आता है, BIRD बर्ड। शर्ट, SHIRT शर्ट, ठीक है। DIRT डर्ट, FIRM फर्म में जो अ की ध्वनि है वो ये वाली है। और फिर ये ओ, ये 5 लॉन्ग वोवल्स हैं। ये पांचों सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। लॉन्ग वोवल के, लॉन्ग वोवल्स के 5 फोनेटिक सिंबल्स ये हैं। लॉन्ग वोवल्स 5 हैं और ये 5 लॉन्ग वोवल्स हैं। याद रखना इसको। फिर ये पूछ रहा है हाउ मेनी प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24। उन 24 कॉन्सोनेंट्स में से प्लोजिव्स कितने होते हैं? अब देखो, कॉन्सोनेंट साउंड्स को अगर हम क्लासिफाई करें, उसका अगर क्लासिफिकेशन करें, तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या है 24। उन 24 कॉन्सोनेंट्स में से 6 जो हैं वो प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। प्लोजिव्स या स्टॉप्स, उन्हें प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, कभी कभी उनको स्टॉप कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। स्टॉप या प्लोजिव, है ना। इनकी तादाद होती है 6। फिर इसके बाद में आते हैं एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स की संख्या होती है 2 एफ्रिकेट्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेजल साउंड्स, नेजल साउंड्स होते हैं 3। फिर आते हैं फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स की संख्या होती है 9 फ्रिकेटिव्स आर देयर इन इंग्लिश। और उसके बाद में आते हैं अप्रोक्सीमेंट्स, 4। इनको अगर जोड़ोगे, इफ यू एड देम अप यू विल गेट 24। इनका जोड़ करोगे तो संख्या जो आएगी वो है 24। तो 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। है ना। तो वो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि प्लोजिव्स कितने होते हैं। तो प्लोजिव्स की संख्या होती है 6। देयर आर 6 प्लोजिव्स। हाउ मेनी प्लोजिव्स आर देयर? देयर आर 6 प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स। अब वो प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश में कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें प्लोजिव्स कहा जाता है? ये है, एक तो है प, ये जैसे आप पी लिखते हो ना, कैपिटल पी, उसको इस तरह से लिखो, ये प, ठीक है। फिर ये ऐसे स्मॉल बी लिखते हो, ये होता है ब, ठीक है। फिर ये स्मॉल टी की तरह दिखने वाला सिंबल ट,
स्मॉल डी की तरह दिखाई देता है जो सिंबल डमरू वाला, ठीक है। फिर ये स्मॉल के जैसा सिंबल, क, और फिर ये स्मॉल जी, ये होता है ग। ये जो 6 साउंड है ना, ये प्लोजिव साउंड्स कहलाते हैं। याद रखना, सवाल आ सकता है प्लोजिव्स कौन कौन से हैं, आपको याद होने चाहिए। सरिता 4 अप्रोक्सीमेंट्स हैं, उसमें जो ल है उसको लेटरल अप्रोक्सीमेंट कहते हैं। वो जो लेटरल साउंड है ना ल, वो अप्रोक्सीमेंट का ही एक टाइप है, अप्रोक्सीमेंट का ही एक प्रकार है। अलग अलग किताबों में देखोगे किसी में लिखेगा 4, किसी में 3, लेकिन एक्चुअली जो है ना ल, इट्स अ लेटरल अप्रोक्सीमेंट, लेटरल साउंड है, इट्स अ टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेंट। इसका आंसर है सी। देखो एक बात याद रखना, अच्छा स्टूडेंट कभी भी एक किताब पढ़ के दावा नहीं करता। कोई एक किताब, एक गाइड, उसमें लिखा है, ठीक है, और उसको लेके बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। आपने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है, उस पर रिसर्च कर रखा है, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो करेंगे हाँ मैंने तो बहुत जगह पढ़ा है, ये है। नेक्स्ट, अ सिलेबल मस्ट हैव। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल क्या होता है? सिलेबल प्रोनाउंसिएशन का एक यूनिट है जिसमें एक वोवल साउंड होता है, शब्द का एक हिस्सा, शब्द का एक अंश जिसमें एक स्वर हो, उसको सिलेबल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक आगे मतलब वर्ड स्ट्रेस वगैरह की हम बात करते हैं। वर्ड स्ट्रेस टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं और आगे वो चीजें आपको बताता क्वेश्चंस में। सिलेबल बेसिकली इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन formed by a vowel sound with or without surrounding consonants. इसको जरा पढ़ो एक बार, डेफिनेशन लिखिए ना मैंने सिलेबल की बोर्ड पे, जरा इसको पढ़िए। सिलेबल जो है प्रोनाउंसिएशन का ऐसा यूनिट है जो बनता है एक वोवल साउंड से, उसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। एक तरफ कॉन्सोनेंट हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन वी का होना जरूरी है। तो सिलेबल जो है ना, वोवल साउंड के लिए आप लेटर वी यूज कर सकते हो। वोवल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लेटर वी यूज कर सकते हो, कॉन्सोनेंट के लिए सी, सी वी सी। जैसे एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड है FIT फिट, FIT फिट, इसको जब पढ़ते हैं ना तो इसमें 3 साउंड्स हैं। एक फ का साउंड है, बीच में एक स्वर है, ई का साउंड है, और एंड में कॉन्सोनेंट है ट, फिट। तो कुल इसमें 3 साउंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो बीच वाला साउंड है ना, ये है वी, दोनों तरफ है सी, तो ये हो गया CVC, हाँ CVC। तो जो फिट वर्ड है, फिट वर्ड में सिलेबल्स कितने हैं? हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन दिस वर्ड? इसमें केवल एक ही सिलेबल है। ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। मोनोसिलेबिक वर्ड कौन सा होता है? मोनोसिलेबिक वर्ड वो होता है जिसके अंदर केवल एक सिलेबल हो, है ना। अब सिलेबल का पता कैसे चलेगा? तो आमतौर पर सिलेबल की संख्या जो है ना, उसके लिए वोवल साउंड्स की संख्या देखी जाती है कि आपका जो वर्ड है उसमें कितने वोवल्स हैं। वोवल लेटर की बात, AEIOU की बात नहीं कर रहा मैं, वोवल साउंड कितना है। उस वर्ड को पढ़ के देखो उसमें कितने स्वर पढ़े जा रहे हैं। जितने स्वर पढ़े जा रहे हैं उतने उसमें वोवल साउंड्स हैं, और जितने वोवल साउंड्स हैं उतने सिलेबल्स हैं। अब जैसे फिट में केवल एक ही वोवल साउंड है, तो फिट में केवल एक सिलेबल है। तो सिलेबल को बनाने के लिए कॉन्सोनेंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन वोवल का होना जरूरी है। तो ये पूछ रहा है कि सिलेबल मस्ट हैव। मस्ट का मतलब क्या हुआ? मस्ट का मतलब जो जरूरी है, जो अनिवार्य है ना। तो एक सिलेबल में किसका होना अनिवार्य है? वोवल साउंड का, मोनोफ्थोंग का, डिफ्थोंग का, या फ्रिकेटिव का? तो फ्रिकेटिव तो कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट का होना जरूरी नहीं है। सिलेबल में कॉन्सोनेंट हो सकते हैं,
बट जरूरी नहीं। अच्छा, अब वॉवल साउंड होना चाहिए। वो वॉवल साउंड कोई भी हो, मोनोफ्थोंग हो, डिफ्थोंग हो, शॉर्ट वॉवल हो, लॉन्ग वॉवल हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक वॉवल साउंड का होना अनिवार्य है ना। तो ऑप्शन सी कह रहा है डिफ्थोंग का होना जरूरी है। तो डिफ्थोंग का होना जरूरी नहीं है, वॉवल साउंड का होना जरूरी है। फिर वो डिफ्थोंग हो या मोनोफ्थोंग चलेगा। मोनोफ्थोंग का होना जरूरी है ऐसा भी नहीं, वॉवल साउंड का होना जरूरी। A syllable must have a vowel sound. A syllable must have a vowel sound. ठीक है, a fit की तरह ये एक वर्ड है। SAD sad, तो इसको भी जब पढ़ोगे तो ये भी CVC है, CVC sad, बीच में वोवल साउंड है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट्स हैं, तो एक सिलेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लोजिव कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लोजिव कॉन्सोनेंट, इनमें से प्लोजिव कॉन्सोनेंट कौन सा है? ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कॉन्सोनेंट्स पे इस तरह का सवाल आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से प्लोजिव कॉन्सोनेंट कौन सा है। प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स 6 होते हैं। कौन कौन से? मैंने सिंबल्स बताए थे आपको, प, ब, ट, ड, क, ग। ठीक है, तो ये प जो है एक प्लोजिव है, ब भी एक प्लोजिव है, और ग का जो साउंड है ये भी एक प्लोजिव है। इसका मतलब ये तीनों ही प्लोजिव्स हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लोजिव कॉन्सोनेंट? ऑल ऑफ दीज आर प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स। तीनों ही जो हैं ये प्लोजिव्स हैं। डी। याद रखना प्लोजिव्स कौन कौन से हैं, आगे मैं बताऊंगा फ्रिकेटिव्स कौन कौन से हैं अभी, तो ये आप याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार आया था कि भाई फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, तो ये आ सकता है कि इनमें से फ्रिकेटिव कौन सा है। तो कौन से फ्रिकेटिव्स हैं, कौन से प्लोजिव्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स को और क्या कहते हैं, ये भी मैंने अभी बताया था। प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स को स्टॉप कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। उन्हें प्लोजिव्स कहो, स्टॉप्स कहो, एक ही बात है। क्यों कहते हैं? उसकी एक वजह है कि प्लोजिव कॉन्सोनेंट एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसको जब आप प्रोड्यूस करते हो, बोलते हो, तो मुंह के अंदर जो एयर का पैसेज है, एयर, भाई जो कोई भी साउंड मुंह से तब निकलता है जब एयर को आप मुंह से रिलीज करते हो, एयर को निकलने देते हो। तो एयर को रिलीज करने का जो पैसेज है, एयर के निकलने का जो रास्ता है, उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए। मुंह के अंदर से एयर रिलीज होती है, एयर के निकलने का जो पैसेज है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करके, थोड़ी देर उसको होल्ड करके, और फिर एकदम से उसको छोड़ा जाए, है ना। तो ऐसा करने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको प्लोजिव कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो क्योंकि इसमें एयर पैसेज को हम पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं, है ना, तो इसलिए इसको स्टॉप कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है। तो प्लोजिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। प्लोजिव्स को स्टॉप कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से एफ्रिकेट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफ्रिकेट साउंड? अब एफ्रिकेट्स दो हैं, एफ्रिकेट्स दो होता है इंग्लिश में, कौन कौन से? एक तो ये होता है च, च से चम्मच वाला च। दूसरा होता है ज, ज से जगत वाला ज। ये च और ज, ये दो एफ्रिकेट्स हैं, च और ज। ठीक है ना। एफ्रिकेट्स के केस में भी ऐसा ही होता है, जब आप एफ्रिकेट साउंड प्रोड्यूस करते हो तो मुंह में एयर पैसेज को पूरा ब्लॉक कर देते हो, एयर के निकलने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देते हो, लेकिन फिर सडनली नहीं, धीरे धीरे स्लोली उसको रिलीज करते हो। अगर एयर को सडनली रिलीज करोगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो प्लोजिव साउंड कहलाएगा। एयर को अगर धीरे धीरे स्लोली रिलीज करोगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको एफ्रिकेट कहेंगे। च और ज, ये दो एफ्रिकेट्स होते हैं। ठीक है, इनमें से एफ्रिकेट कौन सा है? म एफ्रिकेट नहीं है, ये ह, ये भी नहीं है, ये लास्ट वाला जो है ये श के लिए है, ये भी नहीं है, ये एफ्रिकेट है। ऑप्शन ए, च, ए इसका आंसर है। 19th का राइट आंसर है
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रिकेटिव साउंड। इनमें से फ्रिकेटिव साउंड कौन सा है? हाँ, फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं, तो आपको याद रखना होगा फ्रिकेटिव्स कौन कौन से हैं। पहले तो 9 फ्रिकेटिव्स कौन कौन से हैं। फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? प्लोजिव्स क्या होते हैं? प्लोजिव्स तो वो साउंड्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस करने के लिए एयर पैसेज को पूरा ब्लॉक करके और फिर एकदम से एयर को रिलीज करते हैं, तो वो प्लोजिव साउंड। फ्रिकेटिव्स के केस में क्या करते हैं, एयर के पैसेज को पूरा ब्लॉक नहीं करते, एयर पैसेज को पूरी तरह से बंद नहीं करते, उसको थोड़ा खुला रखते हैं। मतलब मुंह के अंदर 2 ऑर्गन्स को पास पास में लेके आते हैं, लेकिन बीच में इतनी जगह रहती है जिससे कि एयर रिलीज होती रहे, नैरो पैसेज से एयर रिलीज होती रहे। तो ऐसा जो साउंड है वो फ्रिकेटिव साउंड कहलाता है। 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये है ऐसे स्मॉल एफ, ये होता है फ। क्या होता है ये? फ। फिक्स, FIX, फिक्स में जो फ आता है। FAN, फैन में जो फ आता है। FOOL, फूल में जो फ आता है, वो फ ये है। फिर उसके बाद में ये स्मॉल वी, व। इसमें आप देखोगे ऊपर वाले होंठ, नीचे वाला, ऊपर वाले दांत, नीचे वाला होंठ, ये दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे। ऊपर वाले दांत, नीचे वाला होंठ, ये पास पास में आएंगे और एयर बीच में से रिलीज होगी, तब साउंड बनेगा व का। ठीक है। फिर इसके बाद में ये थीटा की तरह दिखने वाला सिंबल थ, ये भी एक फ्रिकेटिव है। फिर ये जेड, स्मॉल जेड के जैसा दिखने वाला सिंबल ज का साउंड, ये भी एक फ्रिकेटिव है। फिर ये स्मॉल एस की तरह जो सिंबल है स के लिए, ये भी एक फ्रिकेटिव है। फिर ये श, ये भी एक फ्रिकेटिव है। ठीक है। स्मॉल एच, ह, ये भी एक फ्रिकेटिव है। फिर ये इस तरह से ये द, ये भी एक फ्रिकेटिव है, द। और लास्ट में ये य, जो मैंने आपको बताया था, विजन, प्लेजर, हाँ, कैजुअल, यूजुअल। सो दीज आर द 9 फ्रिकेटिव्स। ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रख लो। देवेंद्र जी, हिंदी में याद रखने से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश में सिंबल याद रखो। हिंदी के लेटर लिख करके अपना टाइम खराब करने से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसको भूल जाओ और इंग्लिश में ही वर्ड्स को पढ़ के उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्योंकि सवाल हमसे हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पूछेगा वो, तो इंग्लिश की ही आदत होनी चाहिए। वो हिंदी वाला तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, देखा समझ गए, उसको छोड़ दो, बस भूल जाओ उसको पकड़ के मत रखो हिंदी को। है ना। तो ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं। अब सवाल आपका क्या था? सवाल ये था आपका कि इनमें से फ्रिकेटिव कौन से हैं, इनमें से फ्रिकेटिव्स कौन कौन से हैं? प, ज, न, व। अब ये जो प है ना, ये तो प्लोजिव है। ये जो स्मॉल n वाला सिंबल है, ये नेजल साउंड है ना। ये जो है W वाला सिंबल, ये एक अप्रोक्सीमेंट है, ये सेमी वोवल है। ये एक अप्रोक्सीमेंट है, इट्स अ सेमी वोवल, इसको सेमी वोवल भी कहते हैं। तो बाकी बचा ये ज, ये फ्रिकेटिव है, इट्स अ फ्रिकेटिव। ये मैंने अभी जो 9 फ्रिकेटिव्स बताए उनमें से एक ये भी है, ज, 0 वाला ज। तो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रिकेटिव साउंड। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें से बचे हैं जो हम फिर नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे इसको, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेंगे आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इडियम्स फ्रेजेस बताइए, तो कुछ इडियम्स फ्रेजेस इंपॉर्टेंट वाले वो बता देंगे आपको। ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।